नमस्कार दोस्तों, स्टडी विद के में आपका स्वागत है। प्यारे दोस्तों, इंडियन पॉलिटी का हम अभी बेसिक कंसेप्ट पर बात कर रहे थे। तो इंडियन पॉलिटी के बेसिक कंसेप्ट की अगर हम बात करें प्यारे दोस्तों, हमने इसके 3 क्लासेस कर चुके हैं हम बेसिक्स पर, और आज हमारी जो है वो चौथी क्लास होगी प्यारे दोस्तों, जो बेसिक्स पर होगी, इंडियन पॉलिटी के बेसिक्स से जुड़ी हुई है। तो इससे पहली क्लास में दोस्तों हमने ये देखा था कि राजशाही क्या होती है, व्हाट इज आपका किंगडम क्या होता है, ठीक है। उसके बाद धर्म तंत्र, कुलीन तंत्र, अल्प तंत्र, इस सभी को देखा था। आज जो हम देखने वाले हैं इस क्लास में प्यारे दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं नंबर 1, व्हाट इज डिक्टेटरशिप। अर्थात तानाशाही, तानाशाही या इसको बोलते हैं अधिनायक तंत्र या अधिनायकवाद, ठीक है। दूसरा जो हम देखने वाले हैं वो देखेंगे आज हम यहां पर एनार्किज्म। व्हाट इज एनार्किज्म, अर्थात अराजकतावाद। अराजकतावाद क्या है प्यारे दोस्तों, इसको देखेंगे। तीसरा जो कंसेप्ट है वो आज हम देखने का प्रयास करेंगे इंडिविजुअलिज्म। इंडिविजुअलिज्म अर्थात इसको बोलते हैं प्यारे दोस्तों व्यक्तिवाद। व्यक्तिवाद। इसके बाद जो चौथा कंसेप्ट है हम इसी से जुड़ा हुआ देखेंगे वो है कंसेप्ट ऑफ वेलफेयर स्टेट। वेलफेयर स्टेट अर्थात लोक कल्याणकारी राज्य। लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा। राज्य की अवधारणा क्या है। इसके बाद हम जो 5वीं चीज देखने वाले हैं इसमें वो देखेंगे समाज, सोशलिज्म। व्हाट इज द कंसेप्ट ऑफ सोशलिज्म, अर्थात समाजवाद क्या है प्यारे दोस्तों, या इसको साम्यवाद भी बोल सकते हैं। और जो छठा और लास्ट चीज होगा वो होगा कैपिटलिज्म। कैपिटलिज्म अर्थात प्यारे दोस्तों पूंजीवाद। पूंजीवाद क्या है। तो आज हमारा जो बेसिक क्लास होने वाला है, जो आपका क्लास जो होगा, ये लेक्चर हमारा जो होगा लेक्चर 4 होगा प्यारे दोस्तों बेसिक्स पर। बेसिक्स में इसको क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि आप अगर आप पॉलिटी को अच्छे से समझना चाहते हैं यूपीएससी लेवल का, तो प्यारे दोस्तों आपको इन बेसिक्स को जानना बहुत जरूरी हो जाता है आपके लिए। इससे क्या होगा कि जितने भी हम आगे के चैप्टर्स करेंगे वो हमारे एकदम क्लियर रहेंगे कि यानी कि आप रिलेट कर पाओगे, बहुत इजी हो जाएगा आपको पॉलिटी को पढ़ना और समझना। तो चलिए प्यारे दोस्तों हम चलते हैं अपने पहला कंसेप्ट जो कि है डिक्टेटरशिप अर्थात तानाशाही। क्या बोलते हैं इसको, डिक्टेटरशिप यानी तानाशाही। तानाशाही, डिक्टेटरशिप। व्हाट इज डिक्टेटरशिप। डिक्टेटरशिप क्या है। तो प्यारे दोस्तों मैंने आपको बताया था, देखिए अगर आप तानाशाही और राज्य में डिफरेंस की बात करें तो प्यारे दोस्तों आपको पता है कि राज्य में क्या होता है, जो स्टेट है आपका, स्टेट जो होता है उसमें 4 चीजें पाई जाती हैं। नंबर 1 डिफाइन एरिया, नंबर 1 दूसरा आपका पॉपुलेशन, नंबर 3 आपका गवर्नमेंट मिलता है, और जो चौथी जो और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट तो होती है वो आपका होता है सोवरेनिटी। क्लियर है प्यारे दोस्तों। तो और जो सोवरेनिटी है स्टेट के अंदर वो भी किस में होनी चाहिए, वो भी आपके प्यारे दोस्तों जनता में निहित होनी चाहिए। दैट मीन्स आई एम सेइंग दैट इन ए स्टेट 4 component necessary, that means define area, population, government and sovereignty, and sovereign government होनी चाहिए। और जो sovereignty किसके अंदर होना चाहिए, includes in the people
पीपल के अंदर सोवरेनिटी होना चाहिए, तो ये आप कहेंगे कि सही मायने में स्टेट है। अगर हम इसकी बात करें प्यारे दोस्तों, तानाशाह है, इसका जो है बेस्ट एग्जांपल अभी जो है आप देख सकते हैं वो है बेस्ट एग्जांपल। बेस्ट एग्जांपल क्या है? नॉर्थ कोरिया। नॉर्थ कोरिया। अच्छा, इससे पहले और भी देख सकते थे आप, ठीक है, बहुत सारे थे, तो ये नॉर्थ कोरिया इसका जो है चलो एक बेस्ट एग्जांपल हो गया। उत्तरी कोरिया, इसकी अगर हम बात करें, इसका जो एलिमेंट्स जो तत्व हैं, तो इसमें भी क्या क्या पाया जाता है भाई? अगर तत्व की बात करें तो देखो, एक तो इसका भी ऐसा थोड़ी एक डिफाइन एरिया तो होगा ही, इसके पास भी पॉपुलेशन भी होगी आपकी, जितना भी होगा, तो कोई भी जो तानाशाह देश होगा पॉपुलेशन भी होगा। नॉर्मल सी बात है कि वहां पर गवर्नमेंट भी होगी जो उनको रेगुलेट कर रही होगी। लेकिन प्यारे दोस्तों, यहां पर जो बात आती है सोवरेनिटी, इस सोवरेनिटी का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। क्यों नहीं है प्यारे दोस्तों? यहां पर आप देखेंगे कि पहली बात तो सोवरेनिटी किसमें, मैंने बताया कि जनता है ना, जनता में। तो माय डियर फ्रेंड्स, यहां पर जनता को कोई राइट्स नहीं है। देयर इज नो एनी राइट्स ऑफ पीपल, ठीक है, लोगों के पास किसी प्रकार का कोई राइट नहीं है वॉक करने का, ठीक है, घूमने का, अपनी बात रखने का, राइट टू एक्सप्रेस है, राइट टू फ्रीडम, राइट टू वॉक, कुछ भी किसी भी प्रकार का कोई यहाँ पर लिमिटेशंस लगी हुई होती हैं, तो आज़ादी नहीं होती है। तो इसी प्रकार आप ये कह सकते हैं प्यारे दोस्तों, जो तानाशाह है वहाँ पर क्या है, ये मिलता है डिफाइन एरिया, पॉपुलेशन मिलेगा, गवर्नमेंट भी मिल जाएगा है, लेकिन वो गवर्नमेंट, मैंने बताया जो गवर्नमेंट है प्यारे दोस्तों, ये भी क्या है, ये जनता द्वारा चुनी गई नहीं है, ठीक है। इसको क्या है, जो आपके यहाँ पर जो शासक होता है उसको क्या है, ये कहने के लिए यहाँ पर क्या होता है, इलेक्शन होता है, लेकिन हकीकत बात ये है कि जनता क्या, कोई विकल्प ही नहीं है उनके पास, केवल किसको, आप एक जो हेरिडेटरी शासन चलता है वंशानुगत रूप से, और राजा का बेटा राजा बनना। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं कि जो तानाशाही है प्यारे दोस्तों, ये राजशाही का एक्सट्रीम रूप है। इट इज ए एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ किंगडम, यानी कि उसमें कुछ तो थोड़े बहुत तो अधिकार होते थे जनता के पास, ठीक है। और आज आप दो किंगडम, तो मैंने बताया यूके यूनाइटेड किंगडम एक किंगडम है, लेकिन प्यारे दोस्तों वो राजशाही, इसकी तानाशाही थोड़ी है। क्यों? क्योंकि आज जो किंगडम मिलता है वो है कॉन्स्टिट्यूशनल किंगडम, ठीक है। दैट मीन्स राजा बेशक ठीक है वंशानुगत होगा, लेकिन प्यारे दोस्तों संविधान से ऊपर नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन जो उनका लॉ एंड ऑर्डर, जो भी उनका रूल्स एंड रेगुलेशन है, उनसे ऊपर नहीं जा सकता राजा। कुछ समझ में आया? तो प्यारे दोस्तों ये क्या है, इट इज ए एक्सट्रीम फॉर्म, यानी कि जनता के पास क्या है प्यारे दोस्तों, जनता के पास कोई अधिकार नहीं होते, अधिकार नहीं होते। देयर इज नो एनी राइट, ठीक है, जनता के पास कोई राइट नहीं है, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, तानाशाही। इसके बाद देखते हैं प्यारे दोस्तों, मैंने जो दूसरी बात बताया, दूसरा जो कंसेप्ट है आज हमारा सेकंड कंसेप्ट, वो है प्यारे दोस्तों एनार्किज्म। व्हाट इज एनार्किज्म? एनार्किज्म अर्थात एनार्किज्म मीन्स अराजकतावाद। व्हाट इज एनार्किज्म? माय डियर फ्रेंड्स, पहली बात तो मैं आपको ये बता दूं कि इससे यूपीएससी क्वेश्चन पूछ चुकी है। अब आप बोलेंगे कि इस कंसेप्ट से क्वेश्चन पूछ, हाँ जी, यूपीएससी ने इससे क्वेश्चन पूछ लिया है। और क्वेश्चन जो पूछा था वो पूछा था कि महात्मा गांधी और कार्ल मार्क्स, जो कि आप देखेंगे कि समाजवादी या फिर कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी जो आप देख रहे हैं, उसके क्या है, जन्मदाता है। यानी कि कार्ल मार्क्स और गांधी के बीच क्या सिमिलरिटी है, इससे क्या क्वेश्चन पूछा था? क्वेश्चन था व्हाट इज, क्वेश्चन क्या था, व्हाट इज सिमिलरिटी, बिटवीन महात्मा गांधी एंड कार्ल मार्क्स। इनके बीच क्या क्या समानता है, अर्थात
कार्ल मार्क्स और महात्मा गांधी के बीच क्या समानता है? तो प्यारे दोस्तों, ये दोनों ही क्या थे? इसका जो आंसर है वो क्या है? अराजकतावादी। दोनों ही क्या थे? ये अराजकतावादी। एक्चुअली मैं ये कहना चाह रहा हूं, इसमें इनमें आप देखेंगे कि एक उत्तर की दिशा में जाता है तो दूसरा दक्षिण में जाता है, एक पूरब में जाता है, तो विचारधारा मिलती नहीं है बिल्कुल भी। क्योंकि जहां आप देखेंगे कि आप इसको समझने का प्रयास करिए कि भाई ये दो व्यक्ति हैं, ठीक है, एक तरफ है गांधी जी, गांधी जी, और दूसरी तरफ आपके हैं कार्ल मार्क्स। अब इनकी तो एकदम दिशा ही अलग है ना, कि ये इस तरफ जाता है, ये इस तरफ जाता है नहीं? क्यों? क्योंकि आप देखेंगे कि महात्मा गांधी हमेशा नॉन वायलेंस की बात करेंगे, अर्थात अहिंसा। इनको कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। ये क्या है? अहिंसा हो या अहिंसा हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अर्थात ये साधन और साध्य की पवित्रता में बिलीव करते हैं। ये साधन और साध्य की पवित्रता, जैसे आप मान लीजिए कि आपको एग्जाम में पास होना है, तो महात्मा गांधी का जो सिद्धांत है कि क्या होना चाहिए, आप मेहनत से पास करिए, ठीक है, यानी कि ईमानदारी का साथ, ठीक है, यहां पर बेईमानी नहीं चलेगी, गलत चीज नहीं होगा, यानी कि आपका जो माध्यम है वो भी पवित्र होना चाहिए। और ये महात्मा गांधी ने गोपाल कृष्ण गोखले से सीखा, है ना। इसमें आप देखेंगे कि अब दूसरी तरफ ये रिजल्ट की बात करते हैं कि हमेशा रिजल्ट अच्छा होना चाहिए, चाहे आप किसी भी तरीके से नकल करके पास हो, कैसे भी हो, पास होना चाहिए। इसी प्रकार आपको यहां पर ये अहिंसक तरीकों के भी क्या करते हैं? समर्थक करते हैं, ठीक है। तो महात्मा गांधी तो देखेंगे साधन एवं साध्य दोनों क्या होने चाहिए? दोनों पवित्र होने चाहिए, लेकिन इनको कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। किसी भी उस पे क्या होना चाहिए? जो साध्य है। साध्य मतलब क्या होता है? भी लक्ष्य, अर्थात टारगेट, लक्ष्य। बस ये आपका क्या हो? पवित्र होना चाहिए। इसकी पवित्रता की ये क्या होना चाहिए? ये पवित्र होना चाहिए, ठीक है। चाहे आपका साधन जो है, मीन साधन, माध्यम जो है, मीडियम, चाहे वो हिंसा ही क्यों ना हो, ठीक है। तो यहां पर आपको साधन और साध्य की पवित्रता की बात करते हैं। तो किसी भी मामले में महात्मा गांधी और कार्ल मार्क्स की विचारधारा बिल्कुल नहीं मिलती, एकदम विपरीत जाते हैं। लेकिन प्यारे दोस्तों, ये दोनों ही अराजकतावादी थे। अब हम अराजकतावाद क्या होता है इसको समझने का प्रयास करते हैं। दोनों में सिमिलरिटी क्या है? ये दोनों ही अराजकतावादी। क्या है भैया अराजकतावाद? अर्थात एनार्किज्म। एनार्किस्ट आइडियोलॉजी। प्यारे दोस्तों, ये बोलता है स्टेटलेस सोसाइटी की बात करता है। ये कहता है कि राज्य प्यारे दोस्तों होना ही नहीं चाहिए। ये किसकी बात करता है? स्टेटलेस सोसाइटी, अर्थात राज्य विहीन समाज की बात करता है। प्यारे दोस्तों, ये बोलता है कि राज्य नहीं होना चाहिए। सबसे पहले क्या है? टॉक अबाउट स्टेटलेस सोसाइटी। स्टेटलेस सोसाइटी अर्थात प्यारे दोस्तों राज्य विहीन समाज। और कार्ल मार्क्स भी इसकी बात करते हैं और महात्मा गांधी भी इसी की बात करते हैं। कैसा होना चाहिए? एनार्किज्म, एनार्किस्ट। अर्थात ये बोलता है कि जो राज्य होता है ना प्यारे दोस्तों, जो स्टेट है आपका, स्टेट वो व्यक्ति की स्वतंत्रता और अधिकारों का क्या करता है? हनन करता है, अधिकारों का हनन। इसीलिए राज्य होना ही नहीं चाहिए। दैट मीन्स स्टेट कर्व द लिबर्टी एंड राइट्स ऑफ द पीपल, राइट्स ऑफ द पर्सन। तो इसीलिए राज्य होना ही नहीं चाहिए। यानी कि किसकी बात करता है? ये कोई, यानी कि किसी प्रकार का कोई बंधन नहीं होना चाहिए। ये इसकी बात करता है कि राज्य होना ही नहीं चाहिए। दूसरी बात यह है कि यहां पर कोई संवैधानिक अवधारणा नहीं है, ठीक है। आप देखेंगे कि
मैंने आपको बताया ताना इसके बारे में, तो देखेंगे स्टेट यानी क्या है, एनार्किज्म क्या हो जाएगा, जहां पर समाज कैसा हो, राज्य के बिना होना चाहिए, कानून व्यवस्था को रेगुलेट करने के लिए कोई राज्य नहीं होना चाहिए, ठीक है, राज्य व्यक्ति की स्वतंत्रता का हनन करता है, व्यक्ति के अधिकारों को छीनता है। ऐसा कौन मानता है, ऐसा मानते हैं, मैंने बता दिया आपका, एनार्किज्म में बिलीव करते हैं महात्मा गांधी और कार्ल मार्क्स। लेकिन प्यारे दोस्तों, जो अगला हमारा जो कंसेप्ट है उसको बोलते हैं हम, तीसरा जो कंसेप्ट है वो है व्यक्तिवाद, अर्थात इंडिविजुअलिज्म। व्यक्तिवाद क्या बोलते हैं इसको, व्यक्तिवाद। अब देखिए, व्यक्तिवाद तो व्यक्ति की बात करेगा, व्यक्ति की स्वतंत्रता की ज्यादा बात करेगा, व्यक्ति को ज्यादा महत्व देगा, ठीक है। तो आप यहां पर ध्यान रखेंगे कि अगर इसकी बात करें तो प्यारे दोस्तों ये बोलता है यहां पर व्यक्ति की स्वतंत्रता ज्यादा महत्वपूर्ण है, यहां व्यक्ति को ज्यादा महत्व दिया गया है, इंपोर्टेंस ज्यादा दिया गया है, ठीक है। अर्थात ये बोलता है, इसका एक फेमस स्टेटमेंट है व्यक्तिवाद का, स्टेट इज ए नेसेसरी इवल। क्या है, एक इसका फेमस स्टेटमेंट है, स्टेट इज ए नेसेसरी इविल, अर्थात राज्य एक आवश्यक बुराई है, यानी कि बुराई तो है लेकिन होना चाहिए। देखो ध्यान से सुनेंगे, अराजकतावाद, राज्य होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि राज्य व्यक्ति के अधिकारों, व्यक्ति की स्वतंत्रता के खिलाफ है, तो राज्य होना ही नहीं चाहिए। लेकिन व्यक्तिवाद बोलता है कि राज्य होना जरूरी है। क्या है, राज्य एक आवश्यक बुराई है, ये एक बहुत बेकार चीज है लेकिन होना चाहिए। इसका मतलब क्या होता है, इसका मीनिंग प्यारे दोस्तों ये बोलता है कि राज्य होना चाहिए विद मिनिमम राइट्स, ठीक है। कम राज्य होना चाहिए, स्टेट एग्जिस्ट विद मिनिमम राइट्स। दैट मीन्स यहां पर जो है ये किसकी बात करता है, जो पर्सन है, पीपल है, उसके पास क्या होना चाहिए, इंजॉय या फिर हैव मोर राइट्स। अर्थात व्यक्तिवाद प्यारे दोस्तों, सीधी सी बात में कहूं तो यहां पर क्या है, जो राइट्स है, अधिकार है, स्वतंत्रता है, वो किसके पास ज्यादा होनी चाहिए, व्यक्ति के पास ज्यादा स्वतंत्रता होनी चाहिए, और राज्य के पास कम अधिकार होने चाहिए। सीधी सी बात है, ठीक है। तो व्यक्तिवाद आप समझे, आप नहीं समझे, राज्य होना तो चाहिए लेकिन उसके पास लिमिटेड राइट्स होने चाहिए। ये कौन बोलता है, इंडिविजुअलिज्म। अब हम बात करते हैं प्यारे दोस्तों अपने नए कंसेप्ट पर, जो कि है आपका चौथा जो कंसेप्ट है हमारा, वो है आपका कंसेप्ट ऑफ वेलफेयर स्टेट। प्यारे दोस्तों, ये जो वेलफेयर स्टेट का जो कंसेप्ट है, अर्थात लोक कल्याणकारी राज्य, लोक कल्याणकारी राज्य की जो अवधारणा है, ये दोस्तों एक मिश्रण है। ये क्या है, इट इज ए मिक्स बोल सकते हैं, इट इज ए, ठीक है। ये क्या है, मिश्रण है, ठीक है। अर्थात इसमें दो चीजें मिली हुई हैं, इट इज ए मिक्स, दो चीजों से मिलकर बना है, दो चीजों की विशेषताएं यहां पर जो है मिल जाती हैं, और एक तो यहां पर मिल जाता है आपको, यहां पर होना चाहिए एक तो व्यक्तिवाद की कुछ विशेषताओं,
ठीक है, और दूसरी तरफ समाजवाद, समाजवाद की कुछ विशेषता हो इसमें, अर्थात सम कैरेक्टरिस्टिक्स इसमें किसकी है, इंडिविजुअल, इंडिविजुअलिज्म की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है और कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स में सोशलिज्म, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स इसमें सोशलिज्म की है, सोशलिज्म। इसका मतलब क्या है प्यारे दोस्तों, मैंने बताया था यहां पर भी क्या है, राइट्स का खेल है, राइट्स, राइट्स एंड फ्रीडम। तो यह किसकी बात करता है कि यहां पर व्यक्ति के पास ज्यादा राइट्स होने चाहिए, पर्सन के पास, और राज्य के पास कम राइट्स होने चाहिए। क्या बोलता है, व्यक्तिवाद। वहीं दूसरी तरफ जो प्यारे दोस्तों समाजवाद बात करता है वो राइट्स की बात करता है, राइट्स एंड फ्रीडम। तो ये बोलता है कि यहां पर उल्टा है, ये जस्ट इसका विपरीत है। ये बोलता है कि भैया राज्य के पास ज्यादा अधिकार और व्यक्ति अर्थात पर्सन के पास मिनिमम राइट्स होने चाहिए। अर्थात ये एक इन दोनों के बीच का एक मध्य का रास्ता ही क्या कहलाता है, लोक कल्याणकारी राज्य। अर्थात लोक कल्याणकारी राज्य क्या कहता है कि इन दोनों के बीच क्या होना चाहिए प्यारे दोस्तों, बैलेंस होना चाहिए। किसके बीच, व्यक्तिवाद और समाजवादी अवधारणा के बीच क्या होना चाहिए, आपका बैलेंस पाया जाना चाहिए। ये क्या बोलता है, लोक कल्याणकारी राज्य। अब हम देखते हैं प्यारे दोस्तों अगला जो हमारा कंसेप्ट है वो जुड़ा हुआ है समाजवाद से, समाजवाद और पूंजीवाद। इन दो कंसेप्ट को भी हम देख लेंगे क्योंकि ये भी बड़ा महत्वपूर्ण है। तो अगला जो कंसेप्ट है, पांचवा कंसेप्ट है, वो है प्यारे दोस्तों समाजवाद, समाजवाद, सोशलिज्म। समाजवाद में क्या है प्यारे दोस्तों, एक्चुअली इसमें क्या होता है, समानता पर फोकस होता है। मेनली जो मेन फोकस है वो किस पर है, इसमें इक्वलिटी पर फोकस होता है। ठीक है, ये जो कंसेप्ट दिया गया था इसको भी थोड़ा सा आप याद रखेंगे, ये भी कार्ल मार्क्स द्वारा जो है दिया गया था। इसका जो समाजवाद की जो अवधारणा है, अवधारणा ठीक है, तो किसने दी है, कार्ल मार्क्स। और किसमें, इनकी पुस्तक थी, पुस्तक का भी नाम याद रखेंगे, ये कौन सी पुस्तक थी, दास कैपिटल, अर्थात दास कैपिटल। इस पुस्तक के अंदर इन्होंने ये अवधारणा दी थी। और ये कई बार पूछ लिया जाता है कार्ल मार्क्स कहां के रहने वाले थे, तो ये जर्मनी के निवासी थे प्यारे दोस्तों। तो दास कैपिटल के अंदर इन्होंने ये अवधारणा दी थी। और ये क्या बोलता है, जो समाजवाद है प्यारे दोस्तों, ये फोकस करता है, फोकस्ड ऑन इक्वलिटी। ये समाज में समानता पर फोकस करने की बात करता है। समाजवाद किसकी बात करता है कि समानता होनी चाहिए। और प्यारे दोस्तों यहां पर जितनी भी, पहली बात तो फोकस किस पर करेगा, समानता। और वो समानता कैसी हो सकती है, वो मेनली जो समानता की बात करेगा वो कैसी होनी चाहिए, इकोनॉमिक इक्वालिटी की बात करता है। ठीक है, बाकी सोशल इक्वालिटी, सोशल कल्चरल इक्वालिटी, यानी कि सभी प्रकार का क्या होना चाहिए, समानता होनी चाहिए। विशेषकर ये जो फोकस करता है इकोनॉमिक इक्वालिटी, दैट मीन्स ये फोकस करता है रीडिस्ट्रीब्यूशन, ऑफ द वेल्थ एंड लैंड रिसोर्सेज। अर्थात जो संपत्ति है, जो जमीन है, उसका क्या होना चाहिए, रीडिस्ट्रीब्यूशन। दैट मीन्स किसी के पास संपत्ति बहुत ज्यादा है, 50 एकड़ जमीन है और एक के पास कुछ भी नहीं है, तो ये क्या करता है, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द लैंड एंड रिसोर्सेज। ठीक है, इस पर फोकस करता है, रीडिस्ट्रीब्यूशन। क्लियर है। इसी का एक्सट्रीम फॉर्म क्या है आप देखेंगे,
तो आप इसका जो एक्सट्रीम फॉर्म है सोशलिज्म का उसको बोलते थे साम्यवाद, समाजवाद का साम्यवाद या फिर कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी। उसमें क्या होता है, जो अमीर है प्यारे दोस्तों उसकी संपत्ति को छीनकर क्या कर दिया जाता है, बराबर कर दिया जाता है। और यहां पर जितने भी आपके गुड्स एंड सर्विसेज है उनके सबके प्राइस कौन डिसाइड करेगा, राज्य डिसाइड करेगा। तो यहां पर जितनी भी वस्तु व सेवा है उन सभी के जो मूल्य वो कौन निर्धारित करेगा, मूल्य निर्धारण करेगा आपका राज्य। इसका मतलब क्या हुआ कि प्यारे दोस्तों राज्य के हाथ में ज्यादातर है, राज्य के हाथ में क्या है, ज्यादा ताकत है। इसका मतलब क्या है, आप देख सकते हैं कि व्यक्तिवाद में मैंने बताया कि राज्य के पास मिनिमम राइट्स होना चाहिए, ठीक है, इंडिविजुअलिज्म में, और व्यक्ति के पास ज्यादा अधिकार होने चाहिए, ठीक है। तो यहां पर वस्तु गुड्स एंड सर्विसेज का जो प्राइस डिसाइड करेगा वो कौन करेगा, राज्य। तो राज्य का कंट्रोल ज्यादा होता है, स्टेट बेस्ड इकोनॉमी भी बोल देते हैं इसको, स्टेट बेस्ड इकोनॉमी। क्लियर है। तो मैंने बताया यहां पर क्या होता है, इसके बारे में समाजवाद में हमने देखा और डिटेल में इसके बारे में मैं आगे देखेंगे, ठीक है। चलिए, इसके बाद हमारा जो लास्ट है और जो छठा हमारा जो कंसेप्ट है वो है पूंजीवाद अर्थात कैपिटलिज्म। कैपिटलिज्म अर्थात पूंजीवाद। प्यारे दोस्तों पूंजीवाद की बात करें तो इसमें क्या होता है, ये पहली बात तो ये पूंजीवाद की जो अवधारणा है, कई बार ये भी पूछ लेता है कि भाई ये किसने दिया था, ठीक है। तो पूंजीवादी अवधारणा जो है वो एडम स्मिथ द्वारा दी गई थी, ठीक है। और इनकी ये जो अवधारणा है इसका जो मेंशन मिलता है ये किसने दी है, तो एडम स्मिथ। और एडम स्मिथ ने अपनी बुक में दी थी जो कि काफी फेमस बुक थी इनकी, द वेल्थ ऑफ नेशंस। वेल्थ ऑफ नेशंस। इस बुक में एक सिद्धांत भी दिया था इन्होंने जिसको बोलते हैं लेसेस फेयर अर्थात हस्तक्षेप का सिद्धांत। इसका मतलब प्यारे दोस्तों ये जो अवधारणा है ये फोकस करती है, फोकस ऑन, इसका जो मेन फोकस होता है वो होता है लिबर्टी पर। इसका जो मेन फोकस होता है वो किस पर होता है, लिबर्टी अर्थात स्वतंत्रता पर इसका जो है फोकस होता है। और लिबर्टी भी कैसा होना चाहिए, मेनली लिबर्टी, हर प्रकार का लिबर्टी होना चाहिए, लेकिन मेनली इकोनॉमिक लिबर्टी, फ्रीडम। उसके बाद आपका पॉलिटिकल फ्रीडम, ठीक है, सोशल फ्रीडम, सभी प्रकार का, लेकिन मेन फोकस किस पर रहेगा, इकोनॉमिक लिबर्टी अर्थात जो व्यक्ति जो करना चाहे, जो कोई भी व्यक्ति जो करना चाहता है वो कर सकता है। और प्यारे दोस्तों यहां पर जो वस्तुओं के प्राइस होते हैं, वस्तुओं और सेवाओं के जो प्राइस है, यानी कि प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, वो ऑटोमेटिकली होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ मार्केट फोर्स। मार्केट फोर्स क्या है, दैट मीन्स डिमांड एंड सप्लाई थ्योरी ऑन द बेसिस ऑफ लेसेस फेयर थ्योरी। लेसेस फेयर थ्योरी मीन्स डिमांड और सप्लाई की थ्योरी के आधार पर। अब डिमांड और सप्लाई की थ्योरी क्या कहती है, भाई किसी चीज की डिमांड ज्यादा है उसके क्या होंगे, प्राइस बढ़ जाएगा। किसी चीज की डिमांड कम है तो उसका क्या हो जाएगा, प्राइस कम हो जाएगा। ये डिमांड थ्योरी कहती है। तो यहां पर प्राइस निर्धारण में किसका होता है दोस्तों, बाजार का हस्तक्षेप होता है। तो इसका मतलब क्या है, यहां पर राज्य ज्यादा हस्तक्षेप नहीं करता है। तो मैंने आपको आज प्यारे दोस्तों एक बार फिर से देख लेते हैं हम। तो ये मैंने बताया, एक बार देखेंगे आज मैंने आपको क्या बताया, इधर देखेंगे। प्यारे दोस्तों हमने इस लेक्चर के अंदर डिक्टेटरशिप को समझा, क्या है डिक्टेटरशिप, एनार्किज्म को समझा, इंडिविजुअलिज्म को समझा, वेलफेयर स्टेट ऑफ कॉन्सेप्ट को समझा, सोशलिज्म को समझा और कैपिटलिज्म को समझ लिया, ठीक है। तो मैंने आपको बताया, एकदम क्रक्स देखते हैं डिक्टेटरशिप में क्या होता है। प्यारे दोस्तों राज्य की तरह ही आपके 4 तत्व होते हैं, लेकिन सोवरेनिटी का कंसेप्ट नहीं होता। सोवरेनिटी जनता में नहीं होती क्योंकि जनता के पास कोई राइट नहीं होता, ठीक है। एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ किंगडम है।
इसके बाद आप देखेंगे तो अराजकतावाद प्यारे दोस्तों ये किसकी बात करता है, स्टेटलेस सोसाइटी की बात करता है। किसकी बात करता है, स्टेटलेस सोसाइटी की बात करता है, यानी कि राज्य होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि राज्य व्यक्ति के स्वतंत्रता को, व्यक्ति के अधिकारों को छीनता है। उसके बाद व्यक्तिवाद प्यारे दोस्तों क्या है, ये बोलता है कि व्यक्ति को ज्यादा महत्व देता है ना, व्यक्ति को ज्यादा इंपोर्टेंस देता है, व्यक्ति की स्वतंत्रता की बात करता है। अर्थात ये बोलता है स्टेट इज ए नेसेसरी इविल, राज्य होना तो चाहिए लेकिन मिनिमम अधिकारों के साथ, उसके पास स्वतंत्रता कम होनी चाहिए, व्यक्ति के पास ज्यादा स्वतंत्रता होनी चाहिए। उसके बाद कंसेप्ट ऑफ वेलफेयर स्टेट। वेलफेयर स्टेट मैंने बताया था दोस्तों दो चीजों से मिलकर बना है, इसमें दो चीजों की विशेषता होनी चाहिए, समाजवाद और विशेषताओं, समाजवाद और व्यक्तिवाद का मिश्रण। समाजवाद में मैंने बताया समाजवाद क्या है दोस्तों, मैंने इसके बारे में बताया, इक्वलिटी पर मेन फोकस करेगा, मेनली इकोनॉमिक इक्वलिटी, ठीक है। और यहां पर बाजार का या हस्तक्षेप नहीं होता है, राज्य का ज्यादा हस्तक्षेप होता है। हर चीज का प्राइस निर्धारण कौन होता है, राज्य करता है। स्वतंत्रता समानता पर ज्यादा क्या करता है, फोकस करता है। रीडिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए वेल्थ का, ठीक है। उसके बाद आपका आ गया पूंजीवाद, यहां पर स्वतंत्रता की बात होती है, ये फोकस करता है मेनली स्वतंत्रता पर, और स्वतंत्रता भी कैसी, आर्थिक स्वतंत्रता, ठीक है। और अन्य प्रकार की स्वतंत्रताएं भी हो लेकिन आर्थिक स्वतंत्रता पर मेन फोकस होता है इसका। और यहां पर प्यारे दोस्तों गुड्स एंड सर्विसेज का प्राइस जो करता है स्वयं होता है ऑटोमेटिकली राज्य के आधार पर, इसीलिए इसको मार्केट बेस्ड इकोनॉमी, मार्केट बेस्ड इकोनॉमी भी कहते हैं प्यारे दोस्तों, ठीक है। तो प्यारे दोस्तों आज के लिए इतना ही। अब हम नेक्स्ट चैप्टर में आगे की चीज़ों को देखेंगे। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्यारे दोस्तों वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ आप शेयर कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो कमेंट करें, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं तो कमेंट करें। बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।